गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रेजिडेंसी एंड वोटर स्टेटस फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो ये टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उन्होंने रिसेंटली अपने आप को लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में एज एन इलेक्टर जो है रजिस्टर करा है। तो याद रखो कि एक कैंडिडेट जो है उसको वोटर उस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होना ज़रूरी नहीं है जहाँ पर वो इलेक्शन लड़ रहा है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स वो जो स्मृति ईरानी जी हैं वो अपने आप को उन्होंने वहाँ पर एज अ वोटर रजिस्टर करा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं अगर हम देखें तो आर्टिकल 84 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा जो कैंडिडेट्स हैं वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए। 25 साल की लोकसभा की एज है, 30 साल की राज्यसभा की एज है, और वो इलेक्टर्स होने चाहिए एनरोल्ड, मतलब वो एज अ वोटर जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। बट किस जगह से होने चाहिए वो मेंशन नहीं है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी कहता है कि वो एज अ इलेक्टर एनरोल्ड होने चाहिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से हो सकते हैं, देश की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है। तो कैंडिडेट्स जो हैं वो 2 सीट्स से लड़ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स कोई सेंस नहीं बनती कि वो दोनों सीट्स से, तो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में तो रजिस्टर नहीं हो सकते। तो जो ये डोमिसाइल कंडीशन है वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। ओरिजिनली जो है राज्यसभा के कैंडिडेट्स जिस जगह से रिज़ाइड करते हैं उसी जगह से जो है वो अ, उनको राज्यसभा में भेजा जा सकता था। लेकिन 2003 में जो है ये कंडीशन जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की थी वो राज्यसभा कैंडिडेट्स के लिए हटा दी गई अमेंडमेंट करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। तो ये कहा गया कि जो है नेशनल इश्यूज़ पर फोकस कम रहेगा अगर हम राज्यसभा में ये कंडीशन रखेंगे, और ऑप्शंस कम हो जाते हैं कैंडिडेट्स के अगर आप ये कंडीशन रखोगे। तो 2003 का जो अमेंडमेंट है उसने जो है राज्यसभा के इलेक्शंस का प्रोसीजर भी चेंज करके सीक्रेट से जो है वो ओपन बैलेट सिस्टम कर दिया। 2003 का जो अमेंडमेंट था वो चैलेंज किया गया था कोर्ट में कि डोमिसाइल रिक्वायरमेंट जो है वो होनी चाहिए, इसको नहीं हटाना चाहिए। लेकिन 2006 में वर्डिक्ट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को रिजेक्ट किया और कहा कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो चूज़ करते हैं और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चूज़ करेंगे राज्यसभा के जो है वो मेंबर्स को, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लॉ बना के इसको रेगुलेट कर सकती है। तो ऑफ कोर्स ऐसा ही पार्लियामेंट ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्रैगन्स एग नेबुला। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेबुला NGC 6164 6165 जो है, जिसको ड्रैगन्स एग भी कहते हैं, वो एस्ट्रोनॉमर्स को पजल कर रहा है। नेबुला क्या होता है? एक बहुत बड़ा क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट जो कि थ्रू आउट द यूनिवर्स देखने को मिलता है। तो ये सेलेस्टियल फॉर्मेशन जो है ये कई तरह के शेप, साइज और कलर्स में आती है। इसके कोर पे होता है एक नेबुला जिसमें कि प्राइमरीली हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, और ये नेबुला जो है वो एक बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स भी होता है, ठीक है। एक क्रूशल रोल भी प्ले करता है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज के में। तो ये ड्रैगन्स एग नेबुला है क्या? ये इंटरस्टेलर विंड्स जो एमर्ज हुई हैं एक मैसिव हॉट सेंट्रल स्टार से, उसके थ्रू बना है ये। इसके जो 2 रीजन्स हैं वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं नेबुला को ओवरऑल शेप देने के लिए, जो इस केस में ड्रैगन्स की एग है, ड्रैगन एग शेप में है। और हबल स्पेस टेलीस्कोप और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी का जो वेरी लार्ज टेलीस्कोप है उससे इस नेबुला के बहुत अच्छे व्यूज़ हमको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईजमेंट्री राइट्स। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ईजमेंट्री राइट्स के अगर डिस्प्यूट हो रोड के ऊपर, तो जो अटॉर्नी होल्डर हैं वो सिर्फ अपनी पर्सनल नॉलेज के हिसाब से ही फैक्ट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो ईजमेंट्री राइट्स क्या होते हैं बेसिकली समझ लो, एग्जांपल से समझते हैं। इंडियन ईजमेंट एक्ट में ऑफ कोर्स ये मेंशन है कंसेप्ट। तो अगर आपका घर है, आपके साथ आपका एक प्लॉट है समझ लेते हैं, ठीक है। आप जो है जब वो प्लॉट बनाने लग रहे हो उस पर अपना लैंड, तो आपको अपने पानी की पाइप जो है वो उस प्लॉट तक अपने लेके आनी है, और वो पानी की पाइप जो है वो साथ वाले के प्लॉट से के अंडरग्राउंड जो है खुदाई करके ही वहाँ से आ सकेगी। तो जो साथ वाला है आपके, जिसका साथ वाला प्लॉट है, तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे ये प्लॉट है, आप इस पर जो खुदाई नहीं कर सकते पाइपलाइन पहुँचाने के लिए। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लैंड नहीं है, आपका जो साथ वाला लैंड है वो आपका तो नहीं है, लेकिन उसको फिर भी कुछ जो आपकी बेसिक सुविधाएं हैं उसको पहुंचाने के लिए, ताकि आप अपने लैंड पर जो है फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ इन्जॉय कर सको, उसको वो देना ही पड़ेगा वो परमिशन। ईजमेंट्री राइट है वो आपका।
वो लेने के लिए, ठीक है। या कई बार ऐसा हो सकता है कि दरवाज़ा आपका जो है वो ऐसा खुलता होगा कि वो साथ वाले के प्लॉट से जो है वो आपका जो है मेन डोरवे पास हो रहा होगा, तो वो उस केस में भी जो है वो मना नहीं कर सकते, आपके पास ईज़मेंट्री राइट है, ठीक है। तो राइट टू डू या कंटिन्यू टू डू समथिंग, ये राइट देता है ईज़मेंट्री राइट। और इस केस में जो क्लेम कर रहे हो ये राइट, वो है डोमिनेंट ओनर या डोमिनेंट हेरिटेज, और जिसका वो लैंड है जिसके ऊपर आप ये राइट क्लेम कर रहे हो वो होता है सर्विएंट ओनर या सर्विएंट हेरिटेज, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत जो है वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स बना रहा है अक्रॉस तमिलनाडु इलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा रजिस्टर्ड ये एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट की में रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है। स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल द्वारा एक्रेडिटेड है ये। इसको रिकग्नाइज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा, ताकि स्पोर्ट्स फॉर पर्सनस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो है उनकी डेवलपमेंट की जा सके। तो ये डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी भी है सभी तरह के डिसेबिलिटीज़ के लिए भी। एक सोशल इंक्लूजन मूवमेंट है, स्पोर्ट्स, हेल्थ और एजुकेशन को यूज़ करते हुए लीडरशिप लेकर आना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लोगों को एम्पावर करने के लिए। तो स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल क्या है? एक प्रोग्राम है इंडिविजुअल्स जो होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के, 8 साल की एज या उससे ज़्यादा के, उनको ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और एथलेटिक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना। 1968 में इनाग्रेट किया गया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है? जब सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है तो उसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं श्रिंकफ्लेशन। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि इन्फ्लेशन के में जो है इनपुट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है कंपनीज़ की, तो श्रिंकफ्लेशन जो है वो आ रहा है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी सेगमेंट में। तो श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? एग्जांपल से समझते हैं इसको भी, कि 10 रुपये में अगर पहले 5 बिस्किट का पैकेट आता था, अब वही 10 रुपये में 4 बिस्किट का पैकेट आता है। साइज़ उतना ही लगता है आपको, प्राइस उतना ही है उसका बिस्किट का, लेकिन एक्चुअली में जो है कंटेंट उसमें कम हो गया है या फिर उसमें जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई है, तो उसको हम श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट कंपटीशन की वजह से जो है ये श्रिंकफ्लेशन आ रहा है, जो इनपुट कॉस्ट की प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। तो रादर दैन कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएं, वो प्रोडक्ट में क्वांटिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसराइल ने कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने जो कि एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर्स द्वारा कैपेबल है, उसने 99% जो मिसाइल्स जो ईरान ने फायर किए थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का ये एक तरह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स। सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं इसमें, जो एक्चुअली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं। जो इसके मिसाइल्स होते हैं जो कि इनकमिंग मिसाइल को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, वो हाइपरसोनिक स्पीड पर जाते हैं और जो है गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, ताकि वो इंटरसेप्ट करके उसको वहीं पर हवा में ही एक्सो एटमॉस्फेयर में ही न्यूट्रलाइज कर दें। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट बूस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम द्वारा गाइडेड होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पहाड़िया ट्राइब। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड की पहाड़िया ट्राइब जो है वो सीड इंडिपेंडेंस क्लेम कर रही है। वो अपने नेटिव वैराइटीज़ के जो सीड्स हैं वो कम्युनिटी लेड बैंक्स में डिपॉजिट कर चुके हैं। तो पहाड़िया ट्राइब जो है वो स्टेट्स ऑफ झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो है वो रहती हैं। झूम या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती हैं प्रैक्टिस ये। तो 2 तरह के होते हैं पहाड़ियाज़, मल पहाड़ियाज़ और शौरिया पहाड़ियाज़, ठीक है। ये अपने हाउस होल्ड क्लैन या विलेज डीटीज़ को ही वर्शिप करते हैं और अपनी पहाड़िया लैंग्वेज ये घर पे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कुर्सिया बाग। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुर्सिया बाग जो है वो रिसेंटली उसको फेसलिफ्ट दिया गया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट द्वारा, जिसमें कि यमुना के फ्लड प्लेन्स को रिवाइव किया जा रहा है। कुर्सिया बाग जो है वो कुर्सिया बेगम ने 1748 में बनाया था, जो कि मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला की वाइफ थी, और इसको पर्शियन चार बाग स्टाइल में बनाया गया। और ये एक तरह से मॉस्क है, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसको लखोरी ब्रिक्स द्वारा बनाया गया है। इसमें कई तरह के एंट्रेंसेस हैं, रेड स्टोन सैंडस्टोन से बनाई गई, प्लास्टर्ड विद लाइमस्टोन। और इसने क्रूशल रोल प्ले किया था 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी, जिसमें कि जो ये डिस्ट्रॉय भी हुआ था, डैमेज भी हुआ था कोर्स ऑफ इवेंट्स में। और ये लास्ट साइट मीटिंग भी थी भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स की, जब वो
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बॉम्ब फेंका था, तो उससे पहले यहाँ पर ही वो मिले थे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जियाधल रिवर। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जियाधल रिवर जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका जो है रूट जो है वो या उसका फ्लो जो है वो डिसरप्ट हो रहा है। तो जियाधल रिवर एक नदर्न ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ओरिजिनेट होती है सब हिमालयन माउंटेन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, और ये असम में एंटर होती है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से, और अल्टीमेटली ये सेलामुख में जाके लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में जाके ये ख़त्म होती है, और ये कॉन्फ्लुएंस हो जाता है इसका सुबनसिरी रिवर के साथ। तो एक तरह से फ्लैशी रिवर है, जिसकी वजह से जो है सडन हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पर फ्लड्स भी जनरेट करती है ये अपने राउट पर या अपने जो है डेल्टा वाले एरिया में। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is residency and voter status for contesting elections. So this topic is important for your polity section. So Union Minister for Women and Child Development has recently become an elector from her Lok Sabha constituency Amethi, and it should be noted that a candidate is not required to be a voter for a resident of a constituency from where he or she is contesting under election rules. So what are the constitutional provisions for it? So as per Article 84 of the Constitution, both Lok Sabha and Rajya Sabha candidates must be citizens of India. While for the Lok Sabha, they need to be at least 25 years of age. The minimum age limit for the upper house is 30 years. They need to be enrolled as electors, but not from the same constituency, but from any constituency and anywhere in India. So Representation of People's Act has laid down the provision that candidates for the Lok Sabha should be enrolled as electors from any constituency. The nomination papers that candidates fill out require them to attach the extract of the electoral roll where they are enrolled. Okay. So the Constituent Assembly initially discussed the issue of age and educational qualifications for MPs, but it left this matter for Parliament to decide in the future. Given that the candidates can contest from 2 seats, it cannot be made possible that they would be residents of both constituencies, which is and that's why the domicile condition was not preferred at that time. Originally, Rajya Sabha candidates from a state or union territory had to ordinarily reside there, but in 2003, the Parliament brought an amendment to Representation of People Act 1951, removing the domicile requirement for Rajya Sabha candidates. So this 2003 amendment also changed the system of voting for Rajya Sabha elections from secret to open ballot. This 2003 amendment was challenged, and it was argued that domicile requirement is an intrinsic part and removal of it could affect the federal structure. But the Supreme Court ruled that this is the matter of Parliament to decide, and Constitution does not say that Parliament cannot make its own rules about this particular provisions. So the next topic is Dragon's Egg Nebula. This topic is important for your science and tech section. So the nebula NGC 6164-6165, also known as the Dragon's Egg, a cloud of gas and dust surrounding a pair of stars, have presented a puzzle to astronomers. So what is a nebula? It's a huge expansive cloud of gas and dust that is found throughout the universe. This celestial formation comes in a variety of shapes, sizes and colors, each with its own unique characteristics and the story to tell. So at its core, nebula consists primarily of hydrogen and helium, the two most abundant elements in the universe. A nebula serves as the birthplace of stars, and a nebula can also play a crucial role in the life cycle of stars and galaxies. So what is this Dragon's Egg Nebula? It was formed as a result of the intense stellar winds which emanated from a massive hot central star, in this case, of course, the HD 148937, and there are two regions which work together to create nebula's overall shape. In this case, it resembles a dragon's egg. That's why its popular name. The best views of this nebula come from powerful telescopes like the Hubble Space Telescope or the European Southern Observatory's Very Large Telescope. So the next topic is easementary rights. This topic is important for your governance section. So Supreme Court, in a dispute of easementary rights over a road, has reiterated that the power of attorney holder can only depose about the facts within his personal knowledge. So what are these easementary rights? So this concept has been defined under the Indian Easements Act of 1882. So it is basically, easementary right is a right that is possessed by the owner or occupied of the land on some other land. Okay, like I was telling you that if you have a plot,
you have this easement right on an adjacent plot also, so that you can enjoy the basic facilities or basic um, requirements of your land. Okay, like if you want a tap connection, then you would be forced to use the adjacent land or the adjacent plot, so that underground pipes can be laid, and the adjacent plot owner cannot deny you that right, that is important, or that is your easement right. So this is the right to do or continue to do something in respect on some other land which is not your land, but it is important for the enjoyment of your land. Okay, so the owner or occupier, in this case you, become the dominant owner of that particular adjacent land, and the type of benefit that you are deriving from that land is called the dominant heritage. And whereas the original owner of that land from whom you are claiming the easementary right is the servient owner, or and the that part or that liability is the servient heritage that he or she is obligated to offer you. So the next topic is Special Olympics Bharat. This topic is important for your governance section. So Special Olympics Bharat is that is a National Sports Federation of India, is forming a district units across Tamil Nadu through elections. So Special Olympics Bharat is a national sports federation registered under the Indian Trust Act of 2000. 1882. In 2001 it was formed. So it is accredited by Special Olympics International to conduct Special Olympics program in India. It is recognized by Ministry of Youth Affairs and Sports also for development of sports for persons with intellectual disabilities. It is also designated as a nodal agency for all disabilities on account of its national presence and experience. It is a kind of a social inclusive movement using sports, health and education and leadership programs to empower people with intellectual disabilities. So what is the Special Olympics International? It is a program to provide individuals with intellectual disabilities who are 8 years of age or older with year-round sports training and athletic competition in more than 20 Olympic types of summer and winter sports. It was inaugurated in 1968 and it was officially recognized by the International Olympic Committee in 1988. So what is intellectual disability? It can be categorized by significantly below average intellectual functioning combined with impairment in carrying out several aspects of daily life and adapting to the normal social environment. So the next topic is shrinkflation. This topic is important for your economy section. So because input prices have become inflationary, the specter of shrinkflation is looming large within fast FMCG companies or the FMCG segment. So shrinkflation is basically when goods shrink in size but consumers pay the same price. So for a 10 rupee biscuit packet, when you were getting 5 biscuits in 10 rupees, now you are getting 10 that same biscuit packet only 4 biscuits. Okay, so this is shrinking of the packet or shrinking of the quantity, and which is called shrinkflation. Reasons for shrinkflation is that there are rising production costs and market competition. So the companies are forced to cut down their quantity and that earlier price. So the next topic is exo-atmospheric missiles. This topic is important for your security section. Israel has said that its air defense system involving exo-atmospheric interceptors destroyed 99% of missiles which were fired by Iran. Exo-atmospheric missiles are anti-ballistic missiles. They are surface-to-air missiles designed to counter incoming ballistic missiles. So they are specifically designed to counter intercontinental ballistic missiles. They are equipped with advanced technology also, including infrared sensors and radar systems, so that they can detect and track incoming ballistic missiles and terminate them or neutralize them. So they travel at hypersonic speed, advanced and sophisticated guidance missile systems, and they are guided by inertial navigation system also. These are anti-ballistic missiles. They use a 3-stage solid rocket booster to propel themselves out of Earth's atmosphere at near hypersonic speed. Okay. So the next topic is Pahadia tribe. This topic is important for your social issues. So Jharkhand's Pahadia tribe aims to achieve seed independence by depositing native varieties in community-led banks. So Pahadia tribe lives mainly in the states of Jharkhand and West Bengal. They practice jhum or shifting cultivation. So in Jharkhand there are 2 types of Pahadias, Mal Pahadia and Shaurya Pahadias. So they worship their household, clan and village deities. They speak their own Pahadia language at home also. Okay.
So the next topic is Qudsiya Bagh. This topic is important for your art and culture section. So Qudsiya Bagh was recently given a facelift as part of Delhi Development Authority's project to revive Yamuna's flood plains. So Qudsiya Bagh was built by Qudsiya Begum, who was the wife of Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila, and this was built in 1748. It is situated in North Delhi. It was built in the Persian Charbagh style. So it has this private mosque of the emperor and his wife, and this is an ASI protected monument right now, and it is built with Lakhori bricks. So this bagh has several entrances which are built with red sandstones, and they are plastered with limestone. This garden was one of the locations which played a crucial role during the 1857 First War of Independence, and this was also destroyed and damaged during the course of events. It was also the site of the last meeting between Bhagat Singh and his comrades before they took the mission of throwing bombs at Central Legislative Assembly. Okay, so the next topic is Jiyadhal River. This topic is important for your environment section. So the flow of Jiyadhal River is now being disrupted by the harsh realities of climate change. Jiyadhal River is a northern tributary of Brahmaputra River. It originates in the sub-Himalayan mountains of Arunachal Pradesh at an altitude of about 1247 meters. The total length of the river is about 187 kilometers. After passing through a narrow gorge in Arunachal Pradesh, this river enters the plains of Assam in Dhemaji district, where it flows in braided channels. This river finally drains into the Brahmaputra near Selamuk in Lakhimpur district, where the river confluences with the Subansiri river later. Okay. So this river is a classic example of a flashy river which produces floods with a sudden and high discharge over a short time interval, causing floods in the areas where it passes. Okay, of course with a high sediment load and debris. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.